Okay, so starting with the second topic, aspirational district program. सो इसका एम जो था वो सबसे पहले ये 2018 में लॉन्च हुआ, और इसका जो एम था, उद्देश्य था इसको लॉन्च करने का, वो ये था कि जो 112 सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश भर में, उनको जल्दी से जल्दी और इफ़ेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना उनके हर सोशल एस्पेक्ट में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज करना ताकि प्रोग्रेस हो सके एज अ होल नेशन की, और इसको लीव नो वन बिहाइंड के नोशन के थ्रू ही अलाइन करा गया था, जो बहुत ही कोर फंडामेंटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ठीक है, ब्रॉड प्रिंसिपल थे जिसको हम 3 Cs भी कहते हैं: कन्वर्जेंस सेंट्रल और स्टेट का, कोलैबोरेशन सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, और कंपटीशन अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट्स। ओके, टू द नेक्स्ट थिंग, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले क्या था कि 500 ब्लॉक्स अक्रॉस स्टेट्स आइडेंटिफाई करे गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री 2022-23 बजट में इसको डिस्कस करा गया था, और अभी रिसेंटली के बजट में भी मेंशन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग जो है वो स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में क्वार्टरली रैंकिंग जो है वो रिलीज़ करेगा इन ब्लॉक्स की, और 5 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो होंगे उनका पैरामीटर्स जो होगा वो अपने आप में इंक्लूड करेंगे हेल्थ को, एजुकेशन को, न्यूट्रिशन को, और एमॉन्ग अदर्स। सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इसमें होगा, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है तो प्राइवेट सेक्टर को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, सो दैट ये सारे ब्लॉक्स डेवलप कर सकें। अब कुछ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इस प्रोग्राम की, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले ये कैटलिस्ट होंगे डेवलपमेंट के लिए, जो क्रूशियल एरिया होगा डेवलपमेंट को एक्सेस कर। ऑल्सो वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क होगा जो साथ लाएगा बहुत सारे स्टेक होल्डर को, सेंट्रल लेवल से पंचायत लेवल तक, और बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया जा सकेगा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के थ्रू। बहुत सारे टारगेट होंगे, रोल्स होंगे सारे स्टेक होल्डर्स के, बेटर गवर्नेंस की मौका मिलेगा थ्रू कन्वर्जेंस। ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी इसमें एस्पेक्ट होगा, जो हम पॉलिटी GS2 में डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, कैसे होगा क्या होगा। और बेटर गवर्नेंस मिल सकेगी थ्रू कन्वर्जेंस, कुछ कांस्टेंट रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल सकेगा जिससे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जा सकेगी, और कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे जिसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट की उसको स्ट्रेंथन करा जाएगा। कुछ चैलेंजेस की बात कर लें, कुछ डेवलपमेंटल हर्डल्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे चीज़ों को देख सकते हैं। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो टेक्निकल कैपेसिटीज़ हैं ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल की। कुछ अवेयरनेस या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कमी हो सकती है, डिस्पैरिटी है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में और सेक्टर्स के बीच में भी, और कवरेज इनएडिक्वेट रह जाती है कई बार, और कई बार कमी रह जाती है कंसिस्टेंट मोटिवेशन की, जो इन सारी चीज़ों को एक लय में क्रियान्वित होने में थोड़ा सा बाधा बनता है। और कुछ एडवर्स इम्पैक्ट तो रहता है ये कंपटीशन का, जिसमें मिस रिपोर्टिंग होती है डेटा की। सो अब हमारे पास उपाय क्या है कि हम इंटरनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें, सेक्टर्स को रिव्यू करें ताकि एक एक्यूरेट रियल टाइम डेटा मैकेनिज्म हम प्रोवाइड कर सकें अपने लिए, और स्ट्रीमलाइन कर सकें डेटा कलेक्शन मैकेनिज़म्स को भी। ओके, और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकें थ्रू पार्टनरशिप बेस्ड इकोसिस्टम मॉडल। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सके सो दैट एक इफेक्टिव एवेल्यूएशन सिस्टम को हम डेवलप कर सकें। कुछ अवेयरनेस जनरेट करने की भी हमें ज़रूरत है, और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की भी ज़रूरत है जो एविडेंस बेस्ड लर्निंग में हेल्प करेगी। डिटेल्स पे आप सब पॉइंट्स को देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, आप अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, अब नीति आयोग के कुछ की चैलेंजेस बात कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी करा था। कोई स्टैचुरी बैकिंग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होने की वजह से, और न्यूट्रलिटी पे कहीं ना कहीं एक सवाल तो देखिए रहता ही है, और बस एक एडवाइजरी ही जारी करते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होता कई बार, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर फाइनेंसिंग पावर की कमी रहती है जिससे मॉनिटरिंग या एवेल्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बात की गई है कि आने वाले समय में डोमेन एक्सपर्टाइज जो होंगे वो अगर नहीं होंगे तो किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो डोमेन एक्सपर्टीज़ के लोगों का होना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो की रोल में पार्टिसिपेट करके किसी भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से क्रिटिकली इवेलुएट भी कर सकें। कुछ वे फॉरवर्ड की बात की जा सकती है कि ट्रस्ट को बिल्ड करना, स्टेट के पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करना, रिलेवेंस को बनाए रखना नीति आयोग की, और रिसर्च और एनालिसिस की जो कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो,
और कोऑर्डिनेशन जो है मिनिस्ट्रीज़ के साथ उसे इम्प्रूव किया जा सके और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर भी ध्यान दिया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो PPP मॉडल है वो जॉइंट कोलैबोरेशन में एक अच्छे से काम कर सके और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम को और इन्हांस किया जा सके सो दैट रियल एंड रॉबस्ट परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, और इश्यूज़ क्या क्या हैं पॉलिसीज़ की इंडिया में? सो रिएक्टिव हैं रैदर देन प्रोएक्टिव पॉलिसी, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं और एक साइलोज में अप्रोच रहता है। बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कई बार नहीं रह पाते हैं और डेटा भी कई बार फेस्ड होते हैं, जिस वजह से रियल टाइम डेटा ना मिलने की वजह से चीज़ें थोड़ी दिक्कत रहती हैं कंपैरिजन के बेसिस पे। और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी कह सकते हैं, प्लान्ड पॉलिसी मेकिंग का कई बार ना होना, कुछ ओवरलैप्स हो जाते हैं एफर्ट्स में, जुरिस्डिक्शंस में कुछ गैप रह जाते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है जो वर्कलोड बढ़ाती है और कई बार रेड टैपिज्म, करप्शंस एंड ऑपरेशन इनएफिशिएंसी भी इसका कारण बनती है। ठीक है, मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? डिसेंट्रलाइज करना सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को और सेपरेट करना पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आंसर में ज़रूर इन चीज़ों को आप कोट करेंगे। इम्प्रूवमेंट कर लाना इंफॉर्मेशन के फ्लो में, फीडबैक मैकेनिज्म में, सो दैट पॉलिसी जो है वो डिमांड ड्रिवन रह सके। पार्टिसिपेशन इंश्योर करना सारे स्टेक होल्डर का और सिविल सोसाइटी का। ठीक है, दैट इंक्लूसिवनेस को हम रिफ्लेक्ट कर सकें और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का निर्माण हो सके फॉर द बेटर गुड ऑफ आवर नेशन। लिंकेजेस को डेवलप करना गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सो दैट जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों का जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट हो नेशन बिल्डिंग में और एक रियल टाइम इंसाइट्स मिल सके हर एस्पेक्ट, हर फेसेट्स की, जो भी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस बने और किस तरह इन चीज़ों को हम अवसर में बदल सकते हैं इस चीज़ के लिए भी। ठीक है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कन्वर्जेंस को यूज़ कर सकते हैं स्कीम की। हमारा जोर हो सकता है अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर सो दैट पब्लिक अवेयरनेस इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एक रोबस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म हम बना सकते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी इंडिविजुअल की ग्रास रूट लेवल पे, उसके माध्यम से इसको बनाया जा सकता है सो दैट जो चीज़ है वो ऑन ग्राउंड ज़्यादा इफेक्टिवली हमें होती भी दिखे। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क भी हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे इम्प्लीमेंटेशन की जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं सो दैट the bureaucrats or the senior officials should be accountable for his or her course of action। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि ओवरऑल डिस्कशन से क्या पॉइंट निकला, तो वही है कि एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच को इंक्लूड करता है, अपने में होना चाहिए और मल्टीपल स्टेक होल्डर होने चाहिए जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक। ये बेसिकली इंश्योर क्या करता है कि पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, रिफ्लेक्टिव है, जो अलग अलग तरह के विविध नीड हैं, एस्पिरेशन से सोसाइटी के, उनको अपने में समावेश करता है, जैसे हम समावेशी विकास की कई बार बात भी करते हैं, और चैलेंजेस को भी कई बार एड्रेस करता है जो एक चाहते हैं कि एक रॉबस्ट फ्रेमवर्क हो, काफ़ी तगड़ा फ्रेमवर्क हो, कोऑर्डिनेशन से भी ड्रिवन हो सो दैट एक रियल टाइम बेसिस पे हमें इनसाइट्स मिल सकें वेरियस सेक्टर्स में। सो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ के में आया होगा हमारे सेकंड पार्ट में। अब कल से हम सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। टिल देन कीप ग्राइंडिंग। जय हिंद।